Welcome students. Now we are opening the new topic or second unit for foundation course 2021 and the name of the topic is some basic concept of chemistry. In some book it is also called mole concept. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एकदम अच्छे से जाएगी आगे. पूरी फिजिकल केमिस्ट्री. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको फिजिकल केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड लगती है उनका ये टॉपिक गड़बड़ा गया होता है. मतलब उनके इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है. तो देखिए कुछ गाइडलाइंस बताता हूं मैं. ये बहुत बड़ा टॉपिक है और 11th में एज इट इज है. 11th का पहला ही टॉपिक है. 11th जब स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक यही ओपन करूंगा मैं आपको पढ़ाने के लिए. लेकिन अभी फाउंडेशन में जितना जरूरी है उतना मैं पढ़ाता हूं. फाउंडेशन के लिए हमें कितना टॉपिक पढ़ना जरूरी है इतना यहां पे कवर करेंगे. लेकिन कुछ गाइडलाइंस बताने जरूरी है. पहले भी बताया था मैंने. इस टॉपिक के लिए कुछ अलग से गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको बताने हैं. गाइडलाइंस बताने एक पहला गाइडलाइन, मेक योर क्लास नोट्स. मतलब हर क्लास का नोट्स बनाओ. पेन नोटबुक लेके ही वीडियो देखने को बैठना है और क्लास नोट्स बनाने हैं. दूसरा पॉइंट वीडियो पूरा कंटिन्यूएशन में देखना है. फुल वीडियो देखना है. ऐसे नहीं बीच में 20 मिनट देख लिया, मम्मी ने बुलाया अंदर गए, फिर सीरियल देखना है, बाहर गया घर बेडरूम के या स्टडी रूम के. ऐसा नहीं चलेगा. फुल कंप्लीट वीडियो देखना है. कंप्लीट वीडियो देखना है. कहीं पे ब्रेक करके नहीं देखना है. दूसरे टॉपिक में चलेगा, इसमें ऐसा नहीं चलेगा. कंप्लीट वीडियो देखना है. उसकी क्लास नोट्स बनानी है. उसकी क्लास नोट्स बनानी है. जो मैं आपको डीपीपी दे रहा हूं, उस दिन की डीपीपी उसी दिन सॉल्व करनी है. मतलब मैं क्लास होने के बाद आज आपको डीपीपी दूंगा, ये डीपीपी आज ही इसके ऊपर सॉल्व करनी है. सिंपल कंसेप्ट है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप एक काम करो, फाउंडेशन का कोई भी बुक, मतलब मार्केट में अवेलेबल होती है, ऑनलाइन मंगाओ, कोई भी बेस्ट सेलर बुक है, उस फाउंडेशन के बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करो अगर सॉल्व करने तो. हाँ, 11th के बुक में जो क्वेश्चन है इसके वो सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो सॉल्व नहीं करने. क्या नहीं करना समझ में आ रहा है? 11th की बुक में जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने लेना नहीं है. उसे सॉल्व करने के लिए आप नहीं लोगे, उसे आप सॉल्व नहीं करोगे, उसे आप हाथ नहीं लगाओगे. डीपीपी वही करोगे क्योंकि मुझे आपके कांसेप्ट बिल्ड करवाने हैं. आपको कॉम्प्लिकेशन में डालने के लिए 11th है आगे. सिर्फ कांसेप्ट बिल्ड कराना, यही हमारा इंटेंशन है फाउंडेशन के पीछे. इसलिए डीपीपी टाइम टू टाइम करना है. और लास्ट पॉइंट, जो भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली कॉल कर दो. डाउट है उसके लिए कॉल कर दो. ये 4 पॉइंट फॉलो करने हैं. क्लास नोट्स बनाने हैं, वीडियो कंटिन्यूएशन में देखने हैं और कंप्लीट देखने हैं. उसी दिन डीपीपी सॉल्व करना है और फिर डाउट रेज करना है. अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके वीडियो कंप्लीट हो. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड बेसिक टॉपिक ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री और कॉल्ड केमिस्ट्री, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. चलो, ऑलरेडी इस वर्ड के बारे में आप जानते हैं, पहले टॉपिक में डिस्कस किया है. अभी तक इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे. एटम क्या आपको पता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. इसके सामने इतना लिखता हूं मैं, सिर्फ इतना लिखता हूं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हमें एटम बोलना है. ठीक है, फिर आपको सर ये एटम क्यों स्टडी करा, मतलब एटम के बारे में क्यों बता रहे हैं आप हमें? एटम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है अभी आपको बताना है वो कंसेप्ट है एटॉमिक मास के बारे में बताना है. इसके बारे में बताना है एटॉमिक मास. इससे मैंने आपको डेफिनेशन एटम की दी. अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, बस इतना ही. एटॉमिक मास मतलब किसी भी एटम का मास, हाइड्रोजन का मास, उससे बड़ा हीलियम है उसका मास, उससे बड़ा लिथियम है उसका मास, कार्बन का मास, नाइट्रोजन का मास, किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं. मास ऑफ एटम. इसके सामने ऐसे लिखो क्या? बस इतना लिखता हूं क्योंकि मुझे आपको सिंपली कंसेप्ट बताना है. मैंने डेफिनेशन नहीं बताई अभी, मैं आपको बता रहा हूं मास ऑफ एटम इज एटॉमिक मास. मास ऑफ एटम इज एटॉमिक मास, बस. लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है एटम का मास कैसे निकालेंगे क्योंकि एटम तो बहुत ही स्मॉल है. एटम इज वेरी स्मॉल. मतलब हमारे पास प्रॉब्लम आएगा एटम का मास निकालने के लिए. तो हमारा पहला प्रॉब्लम है एटम इज वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल. एटम इज वेरी स्मॉल. एटम अगर बहुत ही स्मॉल है तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इट्स मास. एटम इज वेरी स्मॉल. Therefore, it is difficult to find atomic masses of atoms. किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना डिफिकल्ट होगा. क्यों डिफिकल्ट होगा बेटा? क्यों डिफिकल्ट होगा बताओ? क्योंकि एटम्स बहुत ही स्मॉल है, इसलिए एटॉमिक मास फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है. तो अब क्या किया साइंटिस्ट ने? एटॉमिक मास फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है ना,
तो एक नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की, उस कंसेप्ट को कहते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आपको बताना पड़ेगा मुझे, क्या है भैया रिलेटिव एटॉमिक मास? तो मैं आपको बताता हूं। मुझे बताइए, ये आपके सामने अगर हाइड्रोजन है, आपके सामने अगर ये हाइड्रोजन एटम है, आपके सामने अगर हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मास किसकी वजह से है? इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उसकी वजह से है। हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं है। प्रोटियम के अंदर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में है। ठीक से सुन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटियम में नहीं है। इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर 1 है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास कांसेप्ट क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास कांसेप्ट क्या है मैं बता रहा हूं। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास क्या है? हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास है मास नंबर 1 प्रोटॉन की वजह से 1 AMU। ये इसका एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट है या 1 U यूनिफाइड मास। बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है तुझे पता है? कितना छोटा है? क्योंकि मास फोटो स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है। मास फोटो स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट से 1 AMU की वैल्यू कितनी निकाली आपको पता है? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। लिख के लिए, ये किससे निकाला गया है? एक इंस्ट्रूमेंट से निकाला। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मास फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। मास फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से वो 1 AMU कितना ग्राम है, मतलब हाइड्रोजन का एटम 1 AMU है। कितना ग्राम है ना? अब बात करते हैं हीलियम की। थोड़ा हीलियम के लिए जाते हैं। हीलियम का एटम नंबर 2 है, लेकिन एक हीलियम में 2 प्रोटॉन, एक हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका मास 4 होता है। मतलब मास नंबर 4 है इसका, तो इसे 4 AMU लिखेंगे या 4U लिखेंगे। सही है ना? मतलब हाइड्रोजन और हीलियम की बात की जाए तो हाइड्रोजन 1 AMU इतना मास दिखा रहा है, यानी उतना। इधर देखना, सीधा पूरा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। बहुत सीरियस टॉक चल रहा है। अब आगे हीलियम 4 मास। क्यों 4? इसमें से 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, इसमें से 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, तो चारों का मिला के 4 4 AMU। 4 AMU मतलब 4 × 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। कितना? 4 × 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ रहा है? इसके सामने लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? देखो बेटा, 4 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तुझे कैलकुलेशन करना है तो कर ले, तुझे अगर कैलकुलेशन करना है तो कर ले। अब हीलियम की बात की तो लिथियम की बात कर सकते हैं, बेरिलियम की बात कर सकते हैं, कार्बन की बात कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कार्बन के लिए जा रहा हूं। अब देखिए, कार्बन का एटम नंबर 6 है, लेकिन कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, यानी कि इसका एटॉमिक मास 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 AMU, यानी कि 12U, यानी कि 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ रहा है? ये सब ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अब एक काम करते हैं, मैंने हेडिंग तो लिखी है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तो एटॉमिक मासेस हो गए। और इससे एक बात समझ में आ रही है, एटॉमिक मास, इतना लिख लेता हूं मैं, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज नथिंग बट मास नंबर आ रहा है। अभी तो इतना सही है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर आ रहा है अभी तक, लेकिन ये आगे जाके गलत होने वाला है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर आगे जाके गलत हो जाएगा। अभी इतना ठीक है, ये माइलस्टोन स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल। यहां पे लिख लो, नहीं तो नॉट यूनिवर्सल, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन अभी तो समझ में आ रहा है, यही सही है, इतना ही समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एटॉमिक मासेस ऑफ एटम। तो हमने क्या किया? रिलेटिव एटॉमिक मास कांसेप्ट इंट्रोड्यूस की, और रिलेटिव एटॉमिक मास कांसेप्ट बताने के लिए मैंने आपके सामने 3 एटम लिए, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहां रिलेटिव एटॉमिक मास की। ये रब करता हूं, एक एक पॉइंट लिख लिया होगा आपने। चलो एक एक पॉइंट लिख लिया है, तो आगे जाते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास के डेफिनेशन के लिए जाना है हमें। रिलेटिव एटॉमिक मास के डेफिनेशन के लिए तो क्या है, देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, इससे अंडरलाइन करता हूं 1 AMU, इसे अंडरलाइन करते हैं 12 AMU, इसे अंडर 4 AMU, इसे कहते हैं 12 AMU। मैं यहां पे फिगर बना रहा हूं, समझो हाइड्रोजन एटम है और ये कार्बन का एटम है, 2 एटम की फिगर बना रहा हूं, दोनों ज्यादा अबंडेंट है इसलिए दोनों का। हाइड्रोजन के एटम और कार्बन के एटम में मेरा कंपैरिजन चल रहा है। समझो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, 1p लिखता हूं। इसके अंदर क्या है? 12 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं मास में। मास नंबर या एटॉमिक मास निकालते समय इलेक्ट्रॉन का कोई फंक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, उसे कोई रोल नहीं याद रखो, इलेक्ट्रॉन का कोई रूल नहीं। अब देखिए फिर, इसका मास 1 AMU है और इसका मास कितना है? 12 AMU है। इसका मास 1 AMU है, इसका मास 12 AMU है। इसे एक बात समझ में आ रही है क्या? हाइड्रोजन के एटम से कार्बन का एटम 12 टाइम हेवियर है। हाइड्रोजन के एटम से कार्बन का एटम कितना है? 12 टाइम हेवियर है। तो उसका 12 क्या हो गया? 12 क्या हो गया? मास नंबर। 12 क्या हो गया? मास नंबर। और 12 क्या है? एटॉमिक मास। तो अब डेफिनेशन कर सकता हूं मैं, किसकी डेफिनेशन कर सकता हूं? रिलेटिव एटॉमिक मास की, जो आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी जाती है, वही डेफिनेशन देने वाला हूं मैं आपको। द नंबर which indicates, देखिए हाइड्रोजन से कार्बन 12 टाइम है, हाइड्रोजन से हीलियम 4 टाइम है, उसका एटॉमिक मास 4 है। अगर कोई एटम हाइड्रोजन से 10 गुना हेवियर है तो उसका एटॉमिक मास 10 आएगा। तो डेफिनेशन पहले कर लेते हैं इसे रब करके। द नंबर which indicates how many times the number which indicates how many times, जो बुक में वही देने वाला हूं, atoms of helium, atoms of element, the number which indicates how many times atoms of element is heavier than atom of hydrogen, और एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लिया है, इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। और 1/12 atom of hydrogen और 1/12 mass of carbon 12, 1/12 mass of carbon 12, यानी कि हाइड्रोजन से उसका एटम कितना गुना हेवियर है, या कार्बन के मास के 1/12 से कितना गुना हेवियर है। तो देखिए ये जो कांसेप्ट है, नीचे आपको लिखना भी है, ये कांसेप्ट स्टडी करने के लिए आपने स्टैंडर्ड किया है। स्टैंडर्ड क्या है? एक तो हाइड्रोजन है, लास्टस्ट एलिमेंट, और कार्बन है 12, ये 2 स्टैंडर्ड है आपके पास, हाइड्रोजन या कार्बन। आप क्या कर रहे हो? आप इतना कर रहे हो कि वो एटम जिस किसी का एटॉमिक मास निकालने वाले हो,
वो एटम हाइड्रोजन से कितना गुना हेवी है उतना ही बताना, मतलब एटॉमिक मास बताना। इसीलिए रिलेटिव हो गया ना ये, इसीलिए इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। समझो, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के एटम के 12 टुकड़े को 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, फिर 10 हो गए, 12 हो गए। अब ये जो इतना टुकड़ा है इसका मास 1/12 हो गया पूरे मास के, और इसका मास, ये मास और इस टुकड़े का मास बराबर हो गया। मतलब 1 हाइड्रोजन एटम मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, यहां पे लिखता हूं मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, 1 atom of H, mass of 1 atom of H is equal to 1/12 mass of carbon atom। मतलब कार्बन के 12 अगर हमने पोर्शन बनाए, उस 12 पोर्शन का मास किसके बराबर है? इस हाइड्रोजन के बराबर। किसके बराबर है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के एटम का मास इस कार्बन के 1/12 के मास बराबर है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन या कार्बन। स्टैंडर्ड ले रहे हैं हाइड्रोजन कार्बन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं स्टैंडर्ड यही क्यों लिया है, स्टैंडर्ड यही क्यों लिया है। ये रब कर देता हूं, ये भी रब कर देता हूं, यहां पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये डेफिनेशन लिख लो आप, मास ऑफ C12, ये डेफिनेशन पूरी लिख लो। इसे मैं बॉक्स करता हूं क्योंकि ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन का अब यूज करके आगे जाते हैं। तो क्या है? हाइड्रोजन से हीलियम 4 टाइम हेवियर है, हाइड्रोजन के एटम से हीलियम का एटम 4 टाइम हेवियर है, उसका 4 AU मास हो गया। हीलियम कार्बन के 12 पोर्शन से 4 टाइम हेवियर है। कार्बन के 12 टुकड़े किए मैंने, उस एक टुकड़े का मास से 4 गुना मास हीलियम का है। स्टैंडर्ड क्या लिया है पता चल रहा है ना? स्टैंडर्ड दो है हमारे पास, एक तो कार्बन है या हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड कौन से लिया बेटा? कार्बन या हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड किसे? इसे स्टैंडर्ड लेके कंपेयर किया। मतलब घर में समझिए आपके कोई छोटा बेबी बॉय है, उसका वेट 5 kg है, उसका वेट 5 kg है, और आपके पापा का वेट समझिए कि अब समझ रहे हैं हम 100 kg है, बहुत ज्यादा हो गया, कम करने को बोलो, 100 kg है। तो पापा का वेट उस बॉय से कितना केजी बड़ा है? कितना केजी बड़ा है? हाउ मेनी टाइम्स? उस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना? उस 5 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? देखिए 100 टाइम्स डिवाइड करो 100 by 5 कितना आएगा? 50 टाइम्स। सॉरी, हम ऐसे कंपेयर करेंगे। उस बॉय का वेट मेरे लिए चक्का लिखने के लिए नहीं है, 100 kg वेट है पापा का, 5 kg उस बॉय का, तो 20 टाइम्स हेवियर है। पापा 20 टाइम हेवियर है किससे? उस छोटे बच्चे से। उस छोटे बच्चे से 20 टाइम हेवियर है, तो 20 क्या हो गया? वो 20 हो गया पापा का एटॉमिक मास। और उस बेबी बॉय का हो गया कितना? बेबी बॉय के लिए हम स्टैंडर्ड कंसीडर करें 1, बेबी बॉय का 1 और पापा का 20, पापा 20 टाइम्स हेवियर देन दैट बॉय। कैसे कर लिया? रिलेटिव मास निकाल लिया। रिलेशन, द नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एलिमेंट इज हेवियर देन एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 टुकड़े से कितना टाइम है? कार्बन का 1/12 मास हाइड्रोजन के बराबर ही होता है, हाइड्रोजन के बराबर ही होता है। इसका 1/12 मास मतलब इसे 12 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, इसे 12 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। ये लिख लो, पहले लिख लिया। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास अलग एलिमेंट के लिए। रिलेटिव एटॉमिक मास ये हो गया। चलो मैं ये रब कर रहा हूं धीरे धीरे से। चलो बेटा, अब मैं यहां पे एलिमेंट लिख रहा हूं, यहां पे एलिमेंट लिख रहे हैं और उसके सामने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास लिख रहे हैं, उसके सामने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास लिख रहे हैं और उसके सामने एक्चुअल मास लिखेंगे। एक्चुअल मास ग्राम में होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास AU में होता है। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड से। हाइड्रोजन अभी लिखा था ना, हाइड्रोजन कितना इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ? कितना इसका रिलेटिव एटॉमिक मास? 1 AU। 1 AU मतलब ये कितना ग्राम आएगा बेटा? 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। ये किसने बताया? मास फोटो स्पेक्ट्रोमीटर ने बताया, मास फोटो स्पेक्ट्रोमीटर बता रहा है हाइड्रोजन 1 AU मतलब इतना ग्राम है। समझ आ रहा है? अब आगे जाते हैं, कार्बन की बात करते हैं। ये भी स्टैंडर्ड है 12, इसका कितना है? 12 AU। तो ये कितना हो गया? 12 टाइम ऑफ 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम। ये एक्चुअल मास हो गया। अब आगे जाते हैं, आगे और किसकी बात करना है? तो हम बात करते हैं, समझो हमारे पास सोडियम है, सोडियम हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट ले सकते हैं। मैं बेरियम भी ले लूं, बेरिलियम। ये दोनों तो स्टैंडर्ड है हमारे लिए, दोनों स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड माना था साइंटिस्ट ने। बेरिलियम का मास अगर 9 है, एटॉमिक मास 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 9 मास है, इसका मतलब इसमें 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है। 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का कोई रिलेशन नहीं मास से, मास से इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं। लिख के साइड में मास का और इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉन और मासलेस। तो 9 है तो हाइड्रोजन से कितना गुना हेवी हो गया? 9 टाइम हेवी हो गया, तो उसका 9 AU मास आ गया। 9 into 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम आ गया। समझ में आ रहा है? सोडियम की बात करते हैं, नियॉन की बात करते हैं। नियॉन इसका एटम नंबर 10 है, मास नंबर 20 है, तो इससे समझ में आ रहा है हाइड्रोजन से कितना गुना बड़ा है एटम। इसका एटम कंपेयर करेंगे इसके एटम से, तो इसके एटम के मास से इसका एटम कितना गुना बड़ा है? 20 टाइम। या इसके 12 पोर्शन से, इसके 12 पोर्शन के मास से इसका मास कितना बड़ा है? 20 टाइम। इसका 12 पोर्शन करो, 12/12 1 हो जाएगा, और 1 से कितना है? 20 टाइम, तो आएगा कितना है? 9 AU आया है, ये 20 AU आएगा, तो एक्चुअल मास 20 into 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम आ गया। समझ में बेटा? किसी के लिए भी लिख सकते हो ये। अब चलो बात करते हैं बड़े एटम्स लेते हैं। मैं ले रहा हूं सिल्वर, सिल्वर 108 इसका मास है। इसका मास कितना है? 108। इसका मतलब सिल्वर का एटम, ठीक से सुन, सिल्वर का एटम हाइड्रोजन के एटम से 108 गुना हेवी है। मतलब सिल्वर का एटम हाइड्रोजन के एटम से 108 गुना हेवी है। मतलब हाइड्रोजन के 108 एटम लिए हमने, तो सिल्वर के एक एटम के बराबर मास दिखाएंगे। सुन रहा है ना? सुन, सिल्वर का एक ही एटम हाइड्रोजन के 108 एटम के बराबर है मास में। किसमें? मास में। तो ये क्या हो जाएगा? 108 AMU। 108 AMU मतलब 108 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। इसे किसके लिए भी लिख सकते हैं आप? कैल्शियम के लिए लिख सकते हो। कैल्शियम ये हो गया 40, तो क्या आ जाएगा? ये 40 AMU, यानी कि कैल्शियम 40 टाइम हेवी हाइड्रोजन से, ये इसका मीनिंग है। 40 टाइम हेवी है, तो 40 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या इंडिकेट कर रहा है? इधर बताते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज, ठीक से सुनो, रिलेटिव एटॉमिक मास व्हिच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम, हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एलिमेंट इज हेवियर देन
atom of hydrogen or 1/12 mass of atom of carbon 12, 1/12 mass of atom of carbon 12, 1/12 mass of atom of carbon 12. समझने में तो बहुत इजी है। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास अगर x है तो वो हाइड्रोजन के एटम से x गुना बड़ा है। x हो गई मास में वो x गुना है, किसके x गुना है? हाइड्रोजन के। समझो अगर मेरा मास एटॉमिक मास 100 है, 100 AMU, तो मैं हाइड्रोजन के एटम से 100 गुना हेवियर हूं। बस इतना ही मीनिंग। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन से बहुत बड़े हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए आपको। अगर आपके पास हाइपोथेटिकल एटम है कोई भी, इसका एटॉमिक मास 200 है, 200 है, कितना है? 200 AMU है। तो क्या हो गया? 200 AMU क्या बता रहा है? वो हाइड्रोजन से 200 टाइम हेवियर है। ये एटम हाइड्रोजन से 200 टाइम हेवियर है। आगे समझ में? चलो बात करते हैं, आगे जाते हैं इसी कांसेप्ट को लेके। ये आप केवल इस टेबल में और 10-20 एलिमेंट आप बढ़ाओ, इस टेबल में और 10-20 एलिमेंट्स आप बढ़ाओ और एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिख के एक्चुअल मासेस लिखो। रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिख के उसके सामने एक्चुअल मासेस लिखो। आ गया समझ में? आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों लिया? रिलेटिव है इसलिए। एटॉमिक मास बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो मैंने यहाँ पे ये भी लिखा था एटॉमिक मास इक्वल टू मास नंबर, लेकिन ये गलत है, 100% सही नहीं है। ये प्रूव करवाना है मुझे आपको। अब जाते हैं आगे। रब करूं मैं? ठीक है, रब कर रहा हूं, पॉज करके लिखना है तो सही सही हो गया। अब अब देखो बेटा, अब जाते हैं हमारे आगे कांसेप्ट के लिए। धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं। अब बोलते हैं अवरेज एटॉमिक मास। अब बोलते हैं अवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलना है? अवरेज एटॉमिक मास। ये क्या है? ये कांसेप्ट आता है उसी एलिमेंट के लिए जिसके आइसोटोप्स होते हैं। ये कांसेप्ट किसके लिए है? फॉर दोज एलिमेंट हैविंग देयर आइसोटोप्स, having their isotopes, those elements having their isotopes। मैं आपको इसके लिए प्रॉब्लम मतलब इलस्ट्रेशन देके ही समझाने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन देके ही समझाने वाला हूं। क्या इलस्ट्रेशन बताता हूं। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट ये समझाने के लिए मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास समझाने के लिए कांसेप्ट ले रहा हूं। अगर हम एलिमेंट की बात करें हाइड्रोजन की और उसके आइसोटोप्स की बात करें तो देखिए, और उसका परसेंटेज अबंडेंस की बात करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ट्रिटियम इज 3 टाइम हेवियर देन प्रोटियम, ड्यूटेरियम इज 2 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। और नेचर में ये तीनों भी मिलते हैं। ये आइसोटोप्स है एलिमेंट हाइड्रोजन के, ये आइसोटोप्स है एलिमेंट। यहां पे ऐसे लिख लेते हैं देखो बेटा, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। और यहां पे लिखेंगे उसका एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। वर्ड में बार-बार यूज करना रिलेटिव एटॉमिक मास, बाद में सिर्फ मैं एटॉमिक मास यूज करूंगा। बाद में मैं सिर्फ उसे एटॉमिक मास बोल दूंगा बस। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। ये 1 AMU, ये 2 AMU और ये 3 AMU। लेकिन इनके नेचर में क्या अबंडेंस को देखेंगे तो मतलब ये नेचर में कितने कितने मिलते हैं इसकी बात करेंगे तो मतलब मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लिया, उसमें ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये तीनों कितने कितने हैं, ये ए और ये कितने कितने हैं, ये पता कर लिया। तो अब देखिए ये मास नंबर इधर भी लिख सकते हो आप और इस, ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी लिख सकते हो। ये कितना कितना अबंडेंस है ये पता करना है। तो देखिए मेरे पास डाटा अवेलेबल है, ये है 99.98%, ये है 0.0115% और ये है 0.003%, 0.003%, 0.003%। तो अब ये बात आती है इस तरह कैसे निकालना इसका एटॉमिक मास। इसका कंसीडर करना 1, 2 कंसीडर करना है, 3 कंसीडर करना, उस टाइम लिया जाता है एवरेज, उस टाइम लिया जाता है एवरेज। और याद रखिए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? उसका एटॉमिक मास और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो प्लस इसका एटॉमिक मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो प्लस इसका एटॉमिक मास और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। क्या फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास? x1 m1 x2 m2 प्लस x3 m3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100। आपको x1 x2 x3 क्या है तो इसके लिए लिख रहा हूं मैं x1 x2 एंड x3 आर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, उस आइसोटोप के अबंडेंस परसेंटेज। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 2 है तो 2। और ये m1 m2 m3 क्या है? m1 m2 m3 आर व्हाट? रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप, आर एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। ये हो गया फार्मूला, ये हो गया फार्मूला। समझ में आया? तो अब मैं इस फार्मूले को पुट ऑन करता हूं। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, पहले वाला कितना है 99.98 into 1, 99.98 into 1 प्लस दूसरे वाला कितना है 0.0115 into 2, 0.0115 into 2, तीसरे वाला कितना है बेटा 0.003 into 3, 0.003 into 3 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 100, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 100। अगर मैंने इसे कैलकुलेट किया तो कितना आता है 1.008 आता है। कितना आता है? 1.008 आता है। अगर मैंने कैलकुलेशन में इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU लिया तो कुछ गलत है क्या? 1 AMU लिया तो कुछ गलत है क्या? कुछ गलत नहीं है। इसलिए याद रखो जिनके किसी के आइसोटोप्स होते हैं, जिनके किसी के आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए एक नया कांसेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए फार्मूला, परसेंटेज को आइसोटोप के मास से मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे आइसोटोप के उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो प्लस तीसरे आइसोटोप को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। आ गया समझ में? तो अब एक फेमस एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का जो बहुत फेमस है, उसकी बात करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये हो गया आपका। चलिए तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए पता करना है बेटा? सिर्फ आइसोटोप्स है उस एलिमेंट के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन लेते हैं हम, कैलकुलेट ये एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। मेरे पास एक क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन इस तरीके से बेटा, क्लोरीन का परसेंटेज, हां क्लोरीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा है इस तरीके से। ये क्लोरीन के आइसोटोप्स दिए हैं, उसके रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिया है
या एटॉमिक मासेस, और यहाँ पे दिया है परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस। तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 ही है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन एक का मास नंबर 37 है, एक का 35 है। समझ में आ रहा है? तो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, ये ज्यादा हेवी है। 35 इसका एटॉमिक मास हो गया 35 AMU, मतलब ये हाइड्रोजन से 35 टाइम हेवियर है। इसका एटॉमिक मास हो गया 37 AMU, मतलब हाइड्रोजन से 37 टाइम हेवियर है। ये क्लोरीन एटम हाइड्रोजन से ज्यादा हेवी है। कितना टाइम हेवी है? 37 टाइम हेवी है। तो अब इसका परसेंटेज अबंडेंस की बात की जाए तो ये नेचर में 75% मिलता है और ये नेचर में 25% मिलता है। ये 75% मिलता है, ये 25% मिलता है। नेचर में दोनों का अबंडेंस अलग अलग है। तो अब ये फार्मूला यूज करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। आपने लिख तो लिया है सब, अब इस बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास इसका निकालना। दो ही आइसोटोप है इसके, एक 35 वाला और एक 37 वाला। 35 वाला कितना है? 75%। एक काम करो, उसका परसेंटेज 75 है, 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 into 35 प्लस इसका परसेंटेज दूसरे वाला का 25 है और उसका मास 37 है। तो एक काम कर दो, 25 into 37 करवा दो, 25 into 37 करवा दो। इसी को ये 75 और 25 टोटल 100 से डिवाइड कर दो, 100 इसका टोटल परसेंटेज हो गया। तो अब इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 35.5 ग्राम, सॉरी AMU, नॉट ग्राम, अभी AMU और 35.5 U। तो अब स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल नॉट इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल टू व्हाट? मास नंबर। समझ में आ गया? और एवरेज क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि वो अलग अलग अबंडेंस में है, अलग अलग अबंडेंस में है। ये कितने हैं? 35 वाला 75% है। देखिए जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसके नजदीक मास आ गया, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका परसेंटेज ज्यादा है 35 वाले का, तो मास आ गया 35.5। अगर इसका परसेंटेज ज्यादा होता तो मास आता इसके नजदीक, लेकिन इसका परसेंटेज कम है, इसलिए हम क्लोरीन मास क्या लेते हैं? 35.5 AMU। तो अभी मीनिंग क्या हो गया कि क्लोरीन का एटम 35.5 टाइम्स हेवियर है हाइड्रोजन के एटम से। 35.5 टाइम्स हेवियर है किससे? हाइड्रोजन एटम से। कितना टाइम? 35.5 टाइम हेवियर। ये कांसेप्ट एवरेज एटॉमिक मास वाली कांसेप्ट ये डाटा दिया था, यहाँ पे मेरा आंसर है। ये हर क्वेश्चन के लिए कर सकते हो, हर क्वेश्चन के लिए आंसर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे रिप्लाई कर देना। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, ये हो गया आपका, ये भी हो गया। एवरेज एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल टू मास नंबर, मास नंबर के बराबर नहीं होता। लेकिन जिसके किसी के आइसोटोप्स ही नहीं है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है उसका आइसोटोप ही नहीं है, तो उसके लिए एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। लिख के लो कहीं पे, द एलिमेंट व्हिच डज नॉट हैविंग आइसोटोप फॉर व्हिच, द एलिमेंट व्हिच डज नॉट हैविंग इट्स आइसोटोप फॉर व्हिच एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। एवरेज एटॉमिक मास क्यों? क्या? क्योंकि उनके अलग अलग आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं, क्योंकि उनके दो आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए एवरेज निकालना पड़ा। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन देना है मुझे आपको। एक क्वेश्चन इस तरीके से देता हूं मैं आपको, छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। डाटा है, उसके आइसोटोप्स दिए हैं, उनके एटॉमिक मासेस दिए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस RAM, और उनका परसेंटेज अबंडेंस दिया है। कॉपर 63 एटॉमिक वाला और कॉपर 65 एटॉमिक मास वाला। इसका एवरेज एटॉमिक मास है 63 और इसका एवरेज एटॉमिक मास है 65 AMU। अब और एक परसेंटेज अबंडेंस इनका है 69% और इसका है 31%। ये ले लो 68% और ये ले लो 32%। तो आप मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के दे दो। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकाल दे सकते हैं। ये हो गया डाटा इतना निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना? क्या करना पड़ेगा? 63 into 68 plus 65 into 32 by 100। 63 into 68 plus 65 into 32 by 100। इस तरीके से आप मुझे इसका आंसर निकाल के दे दो। आपका आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे लिख के देता हूं मैं आपको। घर में चेक करो, 63.5 AMU आता है। चेक कर लो, इसके नजदीक आएगा बस। ये मैंने जो वैल्यू दी एग्जैक्ट थोड़ी है, ये 68.9 कुछ तो है, ये 31.1 कुछ तो ऐसा है, मैंने एग्जैक्ट नहीं दिया, कैलकुलेशन किया है बस। ये करवा लीजिए, कर सकते हैं। ये हो गया एवरेज एटॉमिक मासेस के बारे में, ये हो गया एवरेज एटॉमिक मासेस के बारे में। आप बात करते हैं, अगर एटम को एटॉमिक मास होता है तो मॉलिक्यूल को भी मॉलिक्यूलर मास होगा ही ना। चल आगे जाते हैं, कांसेप्ट लेके। हो गया तेरा एक सा क्वेश्चन और एक लेता हूं मैं और एक सॉल्व करा देता हूं, आप उसे दूसरा सॉल्व करके मुझे दो। ये लिख लिया? हां। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन। कैलकुलेट एक्चुअल मासेस ऑफ फॉलिंग एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो मैं आपको दे रहा हूं, समझो, एक सल्फर 32 16 वाला और दो पोटेशियम 40 39 19 वाला। तो आप देखिए इन दोनों के लिए आपको एक्चुअल मासेस निकालने हैं। तो याद रखिए फार्मूला क्या है? एक्चुअल मास ऑफ एटम, एक्चुअल मासेस ऑफ फॉलिंग एटम्स, एक्चुअल मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास यूनिट AMU, उसका जो भी एटॉमिक मास यूनिट है उस एलिमेंट का, इनटू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। बहुत सारी बुक में 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम दिया है, हम यही लेंगे 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये फार्मूला है, इसे साइड में लिख के लेते हैं। ये फार्मूला है तो इसे साइड में लिख के लेते हैं। एक्चुअल मास ऑफ एटम इज इक्वल टू AMU, उसका जितना AMU है एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एटम
इंटू 1.66 इंटू माइनस 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक्चुअल एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक मास यूनिट है 32, 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। अब कैलकुलेट से करवाना चाहते हो करो, 32 को 1.66 से मल्टीप्लाई करो, आगे जो आंसर आने वाला लिखो, लिखो आंसर आप। एक्चुअल एटॉमिक मास इसके लिए भी निकालना है, आंसर आपको लिखने हैं एक्चुअल मास ऑफ एटम। एक्चुअल मास ऑफ एटम ग्राम में होता है, तो इसके लिए 40 लेना पड़ेगा, 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ये दो आंसर आएंगे। ये आंसर आप मुझे लिख के भी बता सकते हो इस लेक्चर्स में मैं जो जो प्रैक्टिस दे रहा हूं आपको करके मुझे व्हाट्सएप करते जाओ। हाँ, भले मुझे देखने के टाइम लग सकता है, दिन भर लेक्चर्स में बिजी रहूंगा, लेकिन मैं जरूर देखूंगा, गलत है तो बता दूंगा। और कहीं आपको गलत लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कॉल मी इंस्टेंटली। फोन नहीं उठाया 2 घंटे बाद कॉल करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हो सकता हूं, फोन में नहीं उठाया तो मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं। चलो सही है, ये हो गया एक क्वेश्चन और। तो ये फार्मूला भी लिख ले बेटा, लिख लिया। अब एटम की तो बात हो गई, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एटम की बात हो गई ना, तो अब मॉलिक्यूल की बात करेंगे। चलो सही है, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हो गया, सब हो गया। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब करो, चलो देखिए, मेरा हर लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का होते जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का लेक्चर होते जा रहा है। और आप दिन में 3 लेक्चर देख रहे हो तो ये बड़ा नहीं है कुछ भी, 3 घंटा आपको मतलब ऑनलाइन रहना, बस इतना ही। तो लेक्चर 1 घंटे का होगा, मैं छोटा लेक्चर नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, तो हमें टाइम देना पड़ेगा। सही है, चलो अब देखते हैं मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन ली एटम की, अब लेता हूं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है बेटा, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं मुझे बताओ, किसे कहते हैं मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। एग्जांपल देना है तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 आके वाटर बन गया। एग्जांपल देना है तो 6 ग्लूकोज 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन आके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। फिर आगे कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 आके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर आगे हाइड्रोजन 1 आके सल्फर 2 आके H2S बन गए। ऐसे कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 3 4, मैं 4 एग्जांपल ले लिए। तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, ये तो डेफिनेशन लिख ली। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। अब बात करते हैं इनके मोलिकुलर मास की। जैसे एटॉमिक मास की बात की, वैसे ही मोलिकुलर मास की बात करेंगे। तो अब मोलिकुलर मास, अब मेरी आपको डेफिनेशन बताना है आपको मोलिकुलर मास। तो किसे कहते हैं मोलिकुलर मास? वही एटॉमिक मास वाला कांसेप्ट है, वही एटॉमिक मास वाला कांसेप्ट है। ये क्या बताता है कि वाटर का मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन से कितना गुना हेवी है, इतना ही बताना है बस। तो क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूल की मोलिकुलर मास की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? द नंबर which indicates how many times, सेम एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। नंबर which indicates how many times molecule, how many times molecule of a substance, molecules of substance is heavier than atom of hydrogen 1, or how many times heavier than, how many times molecules of substance is heavier than atoms of hydrogen, or 1/12 part of atom of C12। ये तो स्टैंडर्ड, ये तो क्या है, स्टैंडर्ड है। how many times that molecule is heavier than hydrogen, or 1/12 part of atoms of carbon। ये तो स्टैंडर्ड है, ये भी एक स्टैंडर्ड है और ये भी एक स्टैंडर्ड है, बस इतना है। अब इनके मोलर मास निकालते हैं, इनके मोलिकुलर मास निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, ये हो गया आपका। तो अब देखिए मोलिकुलर मासेस, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लेता हूँ, उसका मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास लेते हैं। रिलेटिव मोलिकुलर मास को डेफिनेशन है RMM, रिलेटिव मोलिकुलर मास। मॉलिक्यूल रिलेटिव मोलिकुलर मास, पूरा मोलिकुलर मास, इसी को मोलिकुलर मास कहते हैं, ठीक है। और उसके एक्चुअल मासेस ये भी लिख लेंगे, एक्चुअल मासेस। अब लेते हैं मॉलिक्यूल वाटर। वाटर किस से बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना है। तो उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, दोनों का एटॉमिक मास होगा ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दोनों का मास होगा। तो इस वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का सम करना पड़ेगा। आंसर आएगा 18 AMU। 18 AMU मतलब इसका एक्चुअल मास है 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल 18 टाइम हेवियर है हाइड्रोजन के एटम से। कितना टाइम हेवियर है? 18 टाइम हेवियर है। किससे? हाइड्रोजन के एटम से। हाइड्रोजन के एटम से वो 18 टाइम हेवियर है। तो मैं यहां पे और लिख सकता हूं, molecular mass is sum of atomic masses of atoms in molecule। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर के एटम के एटॉमिक मासेस की सम। देखिए अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक प्रोटो ऑक्सीजन से बना होता है। एक कार्बन कितना बेटा? 12। 2 ऑक्सीजन कितने आएंगे? 2 into 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी दिमाग में आ रहा होगा सर, उसके 3 आइसोटोप है, 16, 18 और 17, लेकिन 16 वाला ज्यादा अबंडेंट है, इसलिए 16 लेना। 16 वाला ज्यादा अबंडेंट है, इसलिए 16 लेना है। कौन सा अबंडेंट है? 16 वाला अबंडेंट। 2 12 प्लस 2 into 16 32 प्लस 12, ये आएगा 44 ग्राम। 44 AMU आएगा, सॉरी 44 AMU। 44 AMU मतलब 44 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम का एक्चुअल मास हो गया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 44 AMU यानी 44 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम कितना है? इसका मतलब इतना ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम से 44 टाइम्स हेवियर है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ये एटम है, इस एटम से 44 टाइम हेवियर है। बस इतना मीनिंग हो रहा है, बस 44। अब लेते हैं H2S, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस सल्फर का 32 आ जाएगा 34 AMU। 34 AMU यानी कि 34 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये है एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे जाते हैं, ये डेफिनेशन लिख ली, ये डेफिनेशन लिख लो, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, ये डेफिनेशन ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल, उनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस, फिर एक्चुअल मासेस ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल मासेस ऑफ मॉलिक्यूल।
अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं C6H6 कौन होता है बेटा बेंजीन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो कितना आएगा देख एक कार्बन का 12 है 12 into 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 6 है 6 into 1 ये कितना आएगा 12 into 6 72 72 into 6 78 ये आएगा 78 AMU इसका एक्चुअल मास कितना आएगा 78 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम इसका मीनिंग ये हो गया बेंजीन का एक मॉलिक्यूल अगर ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से लिखा जाता है बेंजीन को तो ये हाइड्रोजन के एटम से ये बेंजीन का मॉलिक्यूल 78 टाइम हेवियर है हाइड्रोजन का 1 है तो 78 टाइम हेवियर है बस इतना ही मीनिंग हो जाता है बेंजीन के बाद लेते हैं C2 H6 C2H5OH ये हो गया अल्कोहल जो सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज किया था इथेनॉल उसका फार्मूला इथेनॉल कार्बन 2 है तो कितना आएगा बेटा 12 into 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 into 1 प्लस प्लस और हाइड्रोजन 6 है 6 into 1 कितना आता है देखो 12 into 2 24 24 प्लस 16 प्लस 6 कितना बेटा 24 प्लस 16 प्लस 6 तो कितना हो जाता है ये 30 ये हो जाएगा 30 प्लस 6 36 AMU 36 AMU ये हो जाएगा 24 प्लस 16 सॉरी इट्स माय मिस्टेक 24 इसके लिए प्लस 16 प्लस 6 कितना आता है ये 30 और 40 46 आ जाता है इट्स माय मिस्टेक 46 AMU आ जाएगा ये 46 AMU आ रहा है तो इधर लिखेंगे 46 into 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम इस तरीके से मैं कुछ मॉलिक्यूल्स और लिख के देता हूं आप उनके लिए टेबल कंप्लीट करो मैं इसके नीचे कुछ मॉलिक्यूल लिख के दे रहा हूं वो टेबल कंप्लीट करिए कर सकते हैं ये रब करता हूं लिखता हूं चलिए ये रब करता हूं चलो मैं लिख रहा हूं यहां पे एक लिखता हूं बेंजीन हो गया यूरिया फार्मूला आप सर्च करो नेट के ऊपर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सर्च करो यूरिया अमोनिया एच यूरिया का फार्मूला के ऊपर सर्च HC मीन 1 2 3 4 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू आप मुझे व्हाट्सएप करोगे कंप्लीट करके आप मुझे व्हाट्सएप करोगे कंप्लीट करके आप क्वेश्चन पूछते हैं सर बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं सर जैसे एवरेज एटॉमिक मास कांसेप्ट एटम के लिए था वैसे ही इसके लिए एवरेज